पसीने की बूंदें बता रहा था कि वो सब कितने डर रहे हैं। आज तक वो पता नहीं कितने बड़े बड़े माफिया गैंग को बिना पलक झपकाए खत्म किया था। देश के बाहर की कई आइलैंड बेस खूंखार गैंग के हेड को मारा था। पर मिस्टर रायजादा के सामने खड़े होने से उन्हें जो दबाव महसूस हो रहा था, ऐसा दबाव उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। प्रखर ने उन सबको गुस्से से देखा। उसकी आसपास का ऑरा और भी ठंडा हो गया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वो खुद ढूंढ लेगा उसकी नियति कहाँ है। उसकी बनी की खुशबू उसकी जहन में है। वो उसी से अपनी बनी को ढूंढ लेगा। वो बस उन्हें धीरे धीरे धक्का दे रहा था और उनकी कुछ ऐसे पॉइंट पर बार कर रहा था कि वो 1-2 घंटे तक उठ ना पाए। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, वरना उसे नहीं पता था कि उसकी बनी कैसे रिएक्ट करेगी। वही उससे मार खाकर भी वो लोग पीछे नहीं हट रहे थे। तभी वहां ऊपर से एक गार्ड आकर बोला, ये तुम सब क्या कर रहे हो? मिस्टर रायजादा को ऊपर आने दो। उनके साथ जो भी करना है हमारी बॉस खुद करेगी। उसकी आवाज सुनकर सब रुक गए और प्रखर को गुस्से से घूरने लगे। फिर जब उन्होंने सोचा कि उनकी बॉस मिस्टर रायजादा को अच्छा सबक सिखाएगी तो वो सब बेहद खुश हो गए, लगभग खुशी से झूमने वाले थे। पर प्रखर की डर से अभी तक खड़े थे। सब ने हाँ में सिर हिलाया और साइड हट गए। प्रखर वहां से उस गार्ड के पीछे ऊपर जिम रूम की तरफ चला गया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग आपने इस छोटे छोटे दिमाग से क्या सोचकर खुश हो रहे हैं। वो जिम के बाहर पहुंच गया था। वही बाकी सभी गार्ड्स ने भी उसे देखकर गुस्से से घूरा, पर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो पहले मिस्टर रायजादा को अपनी बॉस के लिए परफेक्ट मानते थे, क्योंकि उनकी बॉस के लिए कोई और नहीं थी जो उनकी बॉस को पावर, पैसा में टक्कर दे सके। सिर्फ मिस्टर रायजादा ही थे जिनके पास पावर भी था और वो दुनिया के सबसे रिच इंसान भी थे। उन्हें तो लगा था उनकी डेविल बॉस और मिस्टर रायजादा एक अच्छे आदर्श जोड़ी है जो पूरी दुनिया के शीर्ष पर खड़े हैं। पावर, पैसा, पर्सनैलिटी सबने बराबर। पर वो एक चीटर इंसान को अपनी बॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। एक गार्ड हिम्मत करके धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, मिस्टर रायजादा हमारी बॉस को धोखा कैसे दे सकते हैं? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। वो तो बॉस से कितना ज्यादा पागलों की तरह प्यार करते हैं। अभी भी उनकी आंखों में बॉस के लिए साफ प्यार दिखाई दे रहा है। उसकी बात सुनकर दूसरा गार्ड बोला, क्या तुझे लगता है रोहित सर ने हमारे साथ मजाक किया है या झूठ बोला है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बॉस ने मिस्टर रायजादा को एक लड़की से साथ पकड़ा, जिस वजह से वो इतने गुस्से में थी कि बात मारपीट पर चली गई थी? क्या हमारी बॉस कोई ऐसी इंसान है जिसे कोई धोखा दे सकता है? हमारी बॉस दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी दिल की लड़की है और हमारी बॉस के सामने बाकी सभी लड़कियों की खूबसूरती कुछ भी नहीं है। हमारी बॉस इतनी टैलेंटेड है कि बाकी सभी लड़कियां सिर्फ कचरा लगती है जब वो हमारी बॉस से कम्पीट करने की कोशिश करती है। हमारी बॉस के पीछे कितने बड़े खानदान के लड़के पागल होंगे, क्या इन्हें अंदाजा भी है? हाँ, इसने सही कहा, तुम्हारी आंखें खराब है जो तुम्हें प्यार दिख रहा है। याद आया तुम भी अभी अभी प्यार में पड़े हो ना बॉस की फार्मा इंडस्ट्री की एक लड़की के साथ, इसलिए तुम्हें सबकी आंखों में खुद की ही तरह सिर्फ प्यार दिखाई दे रहा है, एक और गार्ड ने कहा। वो प्रखर डोर के पास था पर उसे पीछे हो रही बातें अच्छी तरह से सुनाई दे रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, ये रोहित पागल इतना सब कुछ बोल कर गया है। उसकी बनी ने कब उसे किसी लड़की के साथ पकड़ा? ये रोहित मांगड़ंत कहानी गढ़ने में माहिर है। उसने इन सब को भी मैनिपुलेट किया है। एक बार वो इंसान उसके सामने आ जाए, वो जरूर उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। वो उसे 3 दिन 3 रात तक उल्टा लटका कर रखेगा और नीचे आपने वाइल्ड जानवरों को उसे डराने के लिए छोड़ देगा। उसने जल्दी से डोर पर नॉक किया। वही नियति जो अंदर थी, उसने अभी अभी एक और पंचिंग बैग को खराब किया था। उसने रिमोट से टैप किया तो स्क्रीन में बाहर प्रखर दिखा। वो भी सीसीटीवी की तरफ ही देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसकी बनी उसे देख रही हो। प्रखर ने आपने दोनों हाथों से कान भी पकड़ रखा था, जैसे एक छोटा बच्चा गलती करने के बाद मासूम बनते हुए कान पकड़कर बैठ जाता है। इस वक्त वो ठीक वैसा ही लग रहा था। वही बाहर गार्ड्स मिस्टर रायजादा को ऐसे कान पकड़े खड़े सीसीटीवी की तरफ देखता देख हैरान थे। अभी अभी मिस्टर रायजादा उन्हें किसी पहाड़ की तरह लग रहे थे जिन्हें कोई नहीं हिला सकता था, और इस वक्त वो किसी छोटे बच्चे की तरह उनकी बॉस से माफी मांगते हुए उनकी ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि सच में रोहित सर ने उन्हें उल्लू बनाया था? हो सकता है
उनकी बॉस किसी और वजह से मिस्टर रायजादा से गुस्सा हो। प्यार में तो ऐसा चलता ही है, एक दूसरे से गुस्सा होना फिर मनाना मानना ही तो प्यार है। तभी डोर ओपन हुआ, ये देखकर प्रखर खुश हो गया और जल्दी से अंदर चला गया। ये देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे और बातें करने लगे। लगता है हमारी बॉस मिस्टर रायजादा से इतना भी ज्यादा गुस्सा नहीं है, वरना वो उन्हें इतनी जल्दी क्यों अंदर आने देती। अगर मिस्टर रायजादा ने सच में धोखा दिया होता तो हमारी बॉस उन्हें घंटों यहाँ खड़ा रखती और हो सकते है वो उन्हें पनिशमेंट भी देती। वहीं अंदर प्रखर ने आकर नेति को देखा जो सोफे पर बिना भाव के बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास चला गया। जैसे ही वो नेति को हक करने वाला था उसने उसे रोक दिया और बोली, मिस्टर रायजादा, मैंने जो बोला था क्या आपको याद है? सिर्फ तभी आना जब आपको मुझे एक्सप्लेन करना हो। अगर आप मुझे ये बताने आए हैं कि वो लड़की कियान की मां है, इसलिए आप उसे बचा रहे थे, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। प्रखर का दिल टूट रहा था। उसकी नज़र नेति की हाथ पर पड़ी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि नेति की हाथ लाल थे, खास करके उसकी राइट हैंड अपर साइड कुछ ज्यादा ही लाल दिख रहा था। प्रखर ने इधर उधर देखा। पंचिंग बैग पूरी तरह से चीन भिन्न होकर पड़ा हुआ था। साफ मतलब था कि अभी नेति प्रैक्टिस कर रही थी, पर ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना सारा गुस्सा उस पंचिंग बैग पर निकाला हो। पर प्रखर को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसकी बनी भी हर्ट हुई है। उसने नेति की कोई भी बात नहीं सुना। उसने जल्दी से जाकर नेति की हाथ को पकड़ लिया। ये तुमने अपने हाथ का क्या हाल बनाया है? नेति उसके हाथ से अपने हाथ को झटकाके वाली थी, पर प्रखर ने उसे घूर कर देखा और बोला, हिम्मत मत करना बनी। उसकी आंखों में इस वक्त नमी थी। वो उसकी छोटी सी चोट को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि निशी की वजह से, और उसने निशी को बचाया, इस वजह से उसकी बनी इतनी ज्यादा हर्ट हो जाएगी। इस वक्त वो खुद को ही सजा देना चाहता था। जो वो सोच रहा था अगर सच हुआ तो उसकी बनी को भी उसकी तरह पिछली जिंदगी का सब कुछ याद होगा। इसलिए शायद वो निशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि निशी उससे क्लोज हो रही थी। वो खुद भी निशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। भले ही वो उस वादे से बंधा था, अगर उसकी पिछली जिंदगी की यादें थोड़ी पहले आ जाती तो वह कभी वादा नहीं करता। पर अब फर्क नहीं पड़ता था, अगर उसकी बनी चाहे तो वो निशी को मार डाले। प्रखर उसे दोस्त भी नहीं मानता था और उसने अपनी बनी से उसे एक बार बचाकर अपना वादा पूरा कर दिया था। वो नियति की हाथ को चूमने लगा। अगर तुम्हें सजा देना था तो मेरे आने तक इंतजार करती ना बनी। तुम मुझे इस पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर सकती हो और मुझे जितना चाहे पीट सकती हो, पर तुम्हें खुद को हर्ट करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की हर हिस्से पर तुम्हारी रूह पर मेरा हक है बनी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर सच जानने के बाद तुम फिर कभी भी खुद को हर्ट नहीं करोगी। नेति बिना कुछ कहे बस प्रखर को देख रहा था, जो उसकी थोड़े सूजे हुए हाथ को देखकर इतने दर्द में था और रोने वाला था। खाना बनाना सबक सिखाना चाहता हूँ। नेति ने प्रखर के हाथ से अपने हाथ को झटका से छुड़ा लिया और बोली, पहले आप मुझे सच और इसका रीजन बताइए, उसके बाद मैं खुद डिसाइड कर लूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपको माफ कर देना चाहिए तो आपको माफ कर दूंगी, अगर नहीं तो मैं आपसे अभी सगाई तोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसने प्रखर को देखा। प्रखर की आंखों में गहरा एहसास और कुछ अलग था जिसे वो चाह कर भी समझ नहीं पाई। वो सबकी आंखों को पर लेती थी, फिर प्रखर की आंखों को क्यों नहीं पर पा रही थी। प्रखर ने फिर से उसकी हाथ को पकड़ लिया और बोला, ये गलती फिर से मत करना बनी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे तुम्हारी चोट बर्दाश्त नहीं है। उसने उसकी हाथ पर किस किया, और इस रिंग अपनी हाथ से कभी अलग करने की कोशिश मत करना। प्रखर नहीं चाहता था कि उसकी बनी गुस्से में रिंग को उतार दे। भले ही उसकी बनी उसे गुस्से से मार डाले, फिर भी वह ऐसा नहीं होने देने वाला था। इस रिंग में कुछ ऐसा था जिससे उसकी बनी की प्रोटेक्शन हो सकती थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये रिंग कभी भी उसकी बनी से दूर हो। भले ही उसकी बनी गुस्से में मारे या कुछ भी करे, वो अपनी बनी की सेफ्टी सिक्योर करना चाहता था। क्या यहाँ कोई मेडिसिन है जिसे तुम्हारी हाथ में लगाया जा सके? प्रखर ने पूछा तो नेति ने हाँ में सिर हिला दिया। जिम में खुशी और सुमन हमेशा फास्ट एड बॉक्स रखा करती थी। एक डॉक्टर होने का यही तो ज्यादा फायदा था उसकी दोस्तों के लिए, जो वो भी मेडिसिन को देखकर उनमें से ज्यादातर मेडिसिन को पहचान जाते थे। खुशी ने तो कितनी बार गार्ड्स पर इसकी एक्सपेरिमेंट भी किया था। वो इतनी एक्साइटेड रहती थी कि जब भी किसी गार्ड को चोट लगती थी
वो नियति को नहीं बुलाती थी और खुद ही उन्हें ट्रीट करने के लिए बैठ जाती थी। पहले तो उसने ऐसे ट्रीट किया था कि गलत मेडिसिन लगा दिया था, जिस वजह से बेचारे गार्ड्स और भी ज्यादा जख्मी हो गया था। इसलिए तो जो भी गार्ड्स जख्मी होते थे, चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, तो भी उससे ट्रीटमेंट करवाने से डरते थे। नेति ने इशारा किया तो प्रखर जल्दी से जाकर मेडिसिन बॉक्स ले आया और उसकी हाथ पकड़कर आराम से धीरे धीरे लगाने लगा, जैसे थोड़ा भी जोर देने पर उसे दर्द होने वाला हो। नेति उसे ध्यान से देख रही थी। जिस इंसान ने उसे बचाने के लिए जान दे दिया था, फिर किस लिए से निशी को बचा रहा है। उसे याद आया जब प्रखर उसे बाहों में थामे उस आग से निकलने की कोशिश कर रहा था, जब वो उसे पूरी तरह से ढककर आग से बचाने की कोशिश कर रहा था, और उसके पीछे पीछे कियान का भी आग में कूद जाना और आपने मम्मी और डैड को बाहर घसीटने की बचाने कोशिश करना। वो इस जिंदगी में चाहे कितना भी स्ट्रोंग हो, वो इस बात को कभी अपनी दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पाती थी। मेडिसिन लगाने के बाद प्रखर ने जब देखा उसकी बनी अभी थोड़ा शांत है, तो उसने सब कुछ शुरू से बताना स्टार्ट किया। वहीं जैसे जैसे नियति प्रखर की बातें सुनकर रही थी, उसकी आंखें सिकुड़ती जा रही थी। वो बिना पलक झपकाए चुपचाप प्रखर की बातों को सुन रही थी। उसकी भाव प्रखर की बातों को सुनते हुए और भी गंभीर होता जा रहा था। उसने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा परेशानी से भरा पर दिलचस्प भी था। पर प्रखर के बारे में सोचकर चिंता उभर आई, जो उसकी आंखों से चाहकर भी छुप नहीं पा रही थी। भले ही प्रखर ने आपने दर्द के बारे में ज्यादा नहीं बताया, पर नियति को अच्छी तरह से पता था कि उसके मिस्टर रायजादा ने कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा। इस वक्त वो प्रखर के कंधे पर झुक गई। प्रखर ने उसकी सिर को आपने कंधे पर रखा और प्यार से सहलाने लगा और आगे बोलने लगा। नियति उसकी कंधे पर सिर रखे सुन रही थी, जैसे प्रखर उसे कोई कहानी सुना रहा हो। वैसे ये सच भी था, ये प्रखर की जिंदगी की ही कहानी थी जिसे उसने जिया था। सारी सच्चाई सुनने के बाद नियति को समझ आ रहा था कि उसके मिस्टर रायजादा भले ही बाहर से स्ट्रोंग है और सबके लिए वो किसी हैवान से कम नहीं है, पर ये सिर्फ उनके लिए है जो गलत है, जो उनके दुश्मन है। वो किसी को बिना पलक झपकाए मार सकता था, पर वो बाकी अच्छे लोगों के लिए कोई हैवान नहीं थे। और इतने दर्द को वो बर्दाश्त कर लेता था जिसे शायद वो खुद भी बर्दाश्त ना कर पाए। किसी जिंदा इंसान पर एक्सपेरिमेंट करना और उसके अंदर अलग अलग तरह का इन्फेक्टेड सालों पुराना डीएनए डालना, ऐसा कोई नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ वही कर सकता था जिसका दिमाग पूरी तरह से विकृत हो। और इस बात से पता लग रहा था इस दुनिया में कितने विकृत है जो बच्चों की जिंदगी का साथ खेलकर इतना घिनौना हरकतें करते हैं, जिस वजह से बेचारे छटपटा कर मर जाते हैं। आखिरी वक्त पर वो अपने माँ बाप को भी नहीं देख पाते हैं, और ये लोग बॉडी को बस जंगल या फिर सुनसान आइलैंड में शिप के जरिए फेंक देते हैं। एक छोटा सा अंतिम संस्कार भी उन बच्चों को नसीब नहीं होता था। कुछ देर बाद नियति और प्रखर इस वक्त जिम से बाहर आए। प्रखर ने नियति की कमर में हाथ डाल रखा था। वहीं जैसे ही दोनों बाहर आए, सारे गार्ड्स जैसे अपनी जगह पर ही जम गए। क्या उनकी बॉस इतनी जल्दी मान गई और मिस्टर रायजादा की धोखे को भूलकर उन्हें माफ भी कर दिया? वो दोनों जैसे ही नीचे चले गए सब बातें करने लगे। लगता है रोहित सर ने हमें पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया है। जरूर मिस्टर रायजादा और बॉस के बीच कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुई होगी और रोहित सर ने हमें झूठ बोलकर भटका दिया। ये तो अच्छा हुआ हम में से ज्यादा लोगों ने उन्हें नहीं रोका, वरना उनकी तरह हम भी। ये कहकर उन सब ने बाकी गार्ड्स को देखा जिन्हें प्रखर ने मारा था। सब दर्द में थे, सबने लाचारी में सिर हिला दिया। उन्हें क्या जरूरत थी रोहित सर की बातों पर भरोसा करके मिस्टर रायजादा से पंगा लेने की? नियति और प्रखर सीधा सबके सामने से होते हुए किचन में चले गए। प्रखर आज नियति के साथ वक्त बिताना चाहता था। वो घर नहीं जाना चाहता था, पर नियति को कुछ काम था। आज उसने आपन ज्यादातर काम अधूरा छोड़ दिया था और उसके तीनों भाई भी लगातार उसे फोन कर रहे थे। नियति ने अप्रेन पहन लिया तो प्रखर ने भी एक उठा लिया और बोला, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करना है बनी, क्या पता मैं तुमसे थोड़ा सा सीख जाऊं। नियति ने सिर हिला दिया तो प्रखर पहनने की कोशिश करने लगा, पर ये उससे बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बेहद मुश्किल हो। जीती ने सिर हिला दिया। उसके मिस्टर रायजादा को बड़े बड़े काम चुटकियों में कर लेते थे और किसी भी डील को आराम से हासिल कर लेते थे। एक अप्रेन पहनना भी उसके लिए मुश्किल है। प्रखर ने मासूमियत से नियति को देखा तो नियति ने उसे घूमने के लिए कहा। प्रखर आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी बात मानकर घूम गया।
नेति ने उसकी एप्रेन की डोर को बांध दिया। अब हो गया। नेति ने वेजिटेबल निकाला तो प्रखर मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़कर उसे धोने लगा। नेति को हंसी आ रही थी। प्रखर इतनी सावधानी से सब्जियां धो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो। और अगर सब्जी अच्छे से नहीं धुले तो उसकी बीबी उसे बेलन से पिटेगी। वो इस वक्त सच में एक आदर्श पति की तरह बनने की कोशिश कर रहा था। जब वो पहले नेति को इम्प्रेस करने के लिए इंटरनेट पर ढूंढ रहा था, तब उसने पढ़ा था कि बीबी को बेहद अच्छा लगता है जब उसके पति उसकी काम में हेल्प करते हैं, जब उन्हें खाना बनाने में मदद करते हैं। और ये बात प्रखर के दिमाग में बैठ गया था। भले ही उसके घर पर दुनिया के बेस्ट शेफ मौजूद थे, फिर भी उसने सोच रखा था कि वो शादी के बाद अपनी बीबी की हेल्प करेगा। उसने सब्जी को अच्छे से धो लिया। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। उसने नेति को देखा जैसे खुद की तारीफ करना चाहता हो। नेति ने हाँ में सिर हिला दिया तो प्रखर खुश हो गया। नेति फिर सब्जियां काटने लगी। प्रखर भी उसे हेल्प करने के लिए सब्जियां काटने की कोशिश करने लगा, पर उससे बिल्कुल भी ये हो नहीं रहा था। कटी हुई सब्जियां उड़कर इधर उधर गिर रहा था। नेति ने गहरी सांस लिया और उसके हाथ से चाकू ले लिया और बोला, मिस्टर आयजादा, आप चाकू को बस उंगलियां काटने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियां काटने में नहीं। इसलिए आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। उसकी बात सुनकर प्रखर का भाव कुछ बिगड़ गए। वो तो बस अपनी बनी की मदद करना चाहता था, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। क्या वो इतना छोटा काम भी नहीं कर सकता? सॉरी बनी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं जरूर जल्दी इसे सीख लूंगा। फिर पक्का हम दूसरी बार बनाएंगे तो मिलकर खाना बनाएंगे। उसने नेति को पीछे से हग कर लिया और उसे काम करते हुए देखने लगा। कभी कभी वो उसकी बालों को पीछे कर रहा था तो कभी उंगलियों में घुमाकर खेल रहा था। नेति ने 1 घंटे के अंदर खाना बना लिया था और प्रखर उसकी खाना बनाते वक्त भी उसके पीछे बेताल की तरह चिपका हुआ था। वहीं बाहर कुछ गार्ड्स और किचन स्टाफ बीच बीच में झांकते हुए प्रखर और अपनी डेविल बॉस के प्यार भरे मोमेंट को देख रहे थे। कुछ देर में सारा खाना नेति और प्रखर ने खुद डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इस वक्त सब दूसरी तरफ लिविंग हॉल में चले गए थे। वो अपनी बॉस और उनके होने वाले पति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। प्रखर ने खुद ही नेति को सर्व किया। उसकी बनी ने इतनी मेहनत की थी, वो बिना कुछ करे खा रहा है। नेति ने उसकी प्लेट पर खाना रखा। जब प्रखर ने खाना टेस्ट किया तो उसे ये इतना अच्छा लगा कि उसे लगा उसके पर्सनल शेफ भी इतना अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं। बनी, तुम सच में बेस्ट हो, ये खाना बेहद अच्छा है, प्रखर खाते हुए बोला। उसने जल्दी से नेति को भी खिलाया और अपना मुंह खोल दिया। वो चाहता था उसकी बनी भी उसे खिलाए। नेति ने सिर हिला दिया। प्रखर सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहा था। वही शेखावत मेंशन में इस वक्त सब अपने अपने रूम में थे। जय, आकाश और आदित्य ऊपर खड़े थे और नीचे देख रहे थे। आकाश ने आदित्य और जय को देखा और बोला, क्या तुम दोनों श्योर हो कि ये करना सही होगा? आई मीन इससे इन्फेक्शन या प्ले? उसने इतना ही कहा था। आदित्य बोला, ओह भाई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कुछ भी हो जाए हमें क्या? जब वो हमारी प्रिंसेस को दर्द देने की, उसे गिलियों से गिरा कर मारने की कोशिश कर रही थी, उसका क्या उसे तब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? अब और सोचने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। जय भी बोला, चलो नीचे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं उस लड़की को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर जय आगे आगे चला गया। उसके हाथ में इस वक्त एक छोटा पिंजरा और बैग जैसा था। वो चला गया तो आदित्य भी चला गया। आकाश ने भी और कुछ नहीं कहा। उसे समझ में आ चुका था कि इन दोनों का दिमाग आज खराब हो चुका है। वो उनके पीछे गया। इस वक्त नीचे कोई नहीं था। जो स्टाफ थे वो किचन में थे और डिनर बना रहे थे। वो सीधा स्टोर रूम में तरफ बढ़ गया जहां सुबह से रूही और नेहा बंद थे। वही आदित्य भी उसके पीछे था। आकाश ने सिर हिला दिया और मन ही मन सोचा, ये दोनों पता नहीं कल सुबह तक किस हालत में होंगे। छोड़ो, जो भी हो, यूं सब उन दोनों ने खुद ही किया है और जय भाई नाम की मुसीबत को खुद ही बुलाया है। जय और आदित्य दोनों ने कुछ किया और फिर एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल करने लगे। जय मन ही मन बोला, तुम दोनों इस स्टोर रूम में भी कैसे शांति से रह सकती हो? वो इसे बेहद मुश्किल से ढूंढ कर लाया था। आदित्य और जय वहीं खड़े रहे। वो रूही और नेहा की चीख सुनना चाहते थे, वैसे भी इस तरफ कोई नहीं आता था। अगर कोई ध्यान से आकर दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश ना करे तो सुनाई भी नहीं देगा। वहीं अंदर नेहा और रोहित अभी भी बैठी हुई थी। तभी उन्हें अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ।
दोनों ने नीचे देखा तो नीचे 2-3 चूहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन दोनों की पैरों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर दोनों डर से चिल्लाए, और जैसे ही झटक दिया उन चूहे ने से एक ने रूही की पैर को खरोंच दिया। वो सब जंगली चूहे थे। इतनी महंगी गलती की इतनी सस्ती सजा। नोट वो कोई सफेद पालने वाले चूहे नहीं थे, इसलिए वो बस खाने के लिए ढूंढ रहे थे। वहां पर बेहद सारे कॉकरोच और छोटे छोटे कीड़े भी थे, जो उन दोनों की तरफ ही आ रहे थे, जिस वजह से रूही और नेहा दोनों घबराकर चिल्लाने लगी। ये क्या हो रहा था उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी एक कॉकरोच उड़कर आकर नेहा की सिर पर बैठ गया। नेहा की आंखें मानो बाहर आने को थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी सिर पर हाथ रखा कॉकरोच को भगाने के लिए, कॉकरोच सीधा उसकी कंधे पर आ गया। नेहा डर और घबराहट के मारे चिल्लाई और जल्दी से सोफे पर से उठ गई। उसकी जल्दी से उठने की वजह से उसने एक चूहे की पैर टेल शायद कदम रख दिया जो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी एक और चूहा ने आकर नेहा की पैर को काट लिया, जैसे अपने साथी को छुड़ाने के लिए नेहा को कुतर कुतर कर मार देना चाहता हूँ। नेहा फिर से दर्द से चीख पड़ी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर डर भी उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। वही उसकी उठने की वजह से वो कीड़े भी रेंगकर तो कुछ उड़कर रूही और नेहा के पास आ गए। रूही भी उठकर खड़ी हो गई थी। दोनों पूरे स्टोर रूम में इधर उधर भागने लगे, दर्द और डर से चिल्लाने लगे। सामान से टकराने की वजह से उन्हें चोट भी लग रहा था, पर उन्हें तो इस वक्त सबसे ज्यादा डर चूहा कीड़े और कॉकरोच से लग रहा था। बेचारी दोनों ने बचपन से ऐसा भयानक अनुभव कभी नहीं किया था, ना ही उन्होंने कभी इतने कीड़े कॉकरोच और काटने वाले चूहे देखे थे। दोनों तो इस घर में किसी राजकुमारी की तरह रहती थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि इन सबको कैसे भगाना है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहा था। दोनों डोर की तरफ भागना चाहती थी, पर डोर के पास ही ज्यादातर कीड़े कॉकरोच और चूहे रेंग रहे थे, जिस वजह से वह डर से डोर के पास भी नहीं जा पा रहे थे। दोनों की हालात वक्त के साथ और भी खराब हो रही थी। अभी आधा घंटा हो चुका था। चूहे कॉकरोच और कीड़ों ने उन दोनों को जितना जख्मी नहीं किया था, उससे ज्यादा उन दोनों ने खुद को ही जख्मी कर लिया था, क्योंकि दोनों कॉकरोच और चूहे कीड़ों को देखकर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। तभी नेहा रोते हुए बोली, रूही कुछ कर, हमें बाहर जाना होगा। हम यहाँ रात भर कैसे रह सकते हैं? मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैं इन कीड़े चूहों के साथ यहाँ रात भर नहीं रह सकती हूँ। क्या पता जब हम रात में सो रहे होंगे यह सब हमें कुतर खा जाएंगे। सुबह से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो फिर इतने सारे चूहे कीड़े और कॉकरोच यहाँ कैसे आ गए? अब जाकर रूही की मंदबुद्धि दिमाग में कुछ आया। वह गुस्से से रोते हुए बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब नेति ने किया हो हमसे बदला लेने के लिए? तभी एक छोटा सा कीड़ा कर उसकी मुंह में घुस गया। रूही की आंखें मानो बाहर आने को थी। वो जोर जोर से खांसने लगी। वो कीड़ा तो बस जीभ के पास था जो बाहर चला गया, पर रूही को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गंदगी खा लिया हो। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा उल्टी आने लगी थी। पर इस स्टोर रूम में तो कबाड़ की सामान के सिवा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तो बाथरूम भी नहीं था। वह कहाँ पर जाकर उल्टी करती? नेहा उसकी पीठ को सहलाने लगी और बोली, प्लीज शांत हो जाओ। अगर ये सब नेति ने किया है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पर एक बात है कि नेति ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करती है। शायद हो सकता है जय भाई, आकाश या आदित्य भाई में से किसी ने ऐसा किया हो हमसे नेति का बदला लेने के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर इसकी भी जिम्मेदार तो वही नेति है ना। जो भी हो रहा है सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। उसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वहीं बाहर जय और आदित्य कान लगाकर अंदर क्या हो रहा है सुन रहे थे। अंदर की आवाज ज्यादा बाहर नहीं आ रहा था, फिर भी नेहा और रूही के चिल्लाने की आवाज उन दोनों की कान को सुकून दे रहा था। आदित्य हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ इन दोनों के साथ, मुझे तो इस वक्त बहुत मजा आ रहा है। इन दोनों ने मिलकर हमारी प्रिंसेस को हर्ट करने की कोशिश की थी। जय भी बोला, सही है, इसकी सजा बस इतनी छोटी सी कैसे हो सकती थी? बचपन से रूही नेति को परेशान कर रही है, उसे दर्द दे रही है, चोट पहुंचा रही है, और आज जब रूही ने खुद ही कह दिया कि वो हमारी प्रिंसेस से नफरत करती है और उसने जलन में सब कुछ किया था, फिर भी बड़े पापा ने बस उसे इतनी ही सजा दी। बस एक दिन के लिए स्टोर रूम में बंद कर दो, क्या ये भी कोई सजा है? वो एक दिन भूली प्यासी रहकर स्टोर रूम से कल सुबह बाहर आ जाएंगे। इतनी महंगी गलती की सजा इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? पता नहीं इन लोगों ने बचपन में हमारी प्रिंसेस को कितनी बार रूम में भूखे प्यासे बंद करके रखा होगा।
कितनी बार उसे सजा दी होगी और हर्ट किया होगा, वो कितनी तकलीफ में होगी। और ये दोनों आसानी से रह जाएंगे तो इतने सालों तक जो उन्होंने मेरी प्रिंसेस के साथ किया उसका बदला कैसे पूरा हो सकता है। अब तो शुरुआत है। इन दोनों की जिंदगी को अगर मैं जहन्नुम ना बना दिया तो मैं भी अपनी लिटिल सिस्टर का भाई जय शेखावत नहीं हूँ। आकाश ने सिर हिला दिया और बोला, अब तो वो दोनों रात भर नहीं सो पाएंगे। अब आप दोनों चलो, डिनर का टाइम हो रहा है। अगर सब नीचे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल जब सुबह सबको पता चलेगा कि क्या हुआ है तो सब हम पर ही शक करेंगे। हम पर शक करे तो भी चलेगा, पर वो लोग सोचेंगे कि हमें प्रिंसेस ने ऐसा करने के लिए कहा है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। आदित्य कंधे उचकते हुए बोला, तो सच जानकर क्या उखा लेंगे वो लोग। अगर वो हमें ब्लेम करेंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वह लोग हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रिंसेस उनकी बेइज्जती करके उनकी धज्जियां उड़ा देगी। और मैं भी वैसा ही करूंगा। अगर उन्होंने मुझे कहा तो साफ साफ मना कर दूंगा। मैं कहूंगा कि मैं तो कल रूम में सो रहा था, तो वह क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कहना है कल देखेंगे। वैसे भी वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अगर कहा भी तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो उन्हें गुस्से में देखना है। अगर गुस्से में उनकी बीपी हाई हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है, जय ने कहा, और वहां से आकाश और आदित्य के साथ चला गया। वही रूही और नेहा चोट लगी हालत में डोर तक तो आ गए थे, पर वो जितना भी डोर नॉक कर रहे थे, पर कोई भी डोर नहीं खोल रहा था। दोनों की बॉडी से जगह जगह से खून बह रहा था और कुछ लाल निशान भी पड़ गए थे। जब उन्हें कीड़े ने काटा तो ये और भी बदतर हो चुका था। दोनों ने सुबह से ना तो कुछ खाया था ना ही पानी पिया था, जिस वजह से वह दोनों ऑलरेडी वीक थे। अब चिल्ला चिल्ला कर उनकी सारी एनर्जी जैसे ड्रेन हो गई थी। थोड़ी देर दरवाजा खटखटा कर चिल्लाने के बाद रूही बेहोश हो गई। वो बचपन से किसी नाजुक गुड़िया की तरह पली बड़ी थी, वह कैसे ये सब सह सकती थी। नेहा भी वही बैठ गई, उसके अंदर भी अब ताकत नहीं थी। थोड़ी देर में वह भी बेहोश हो गई। वही तीनों भाइयों के जाते ही नेति आई, उनसे उन तीनों को स्टोर रूम की तरफ से आते हुए देख लिया था। वो अभी आई थी, प्रखर से छोड़ कर गया था। उसे पता था जरूर उसके तीनों भाइयों ने कुछ किया होगा नेहा और रूही के साथ। उसने ज्यादा नहीं सोचा, अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सब नीचे डिनर करने के लिए आ गए थे। किसी को नहीं पता था कि नेति वापस आ चुकी है, और नेति भी प्रखर के साथ खाकर आया थी, इसलिए वो डिनर नहीं करने वाली थी। वही प्रखर भी अभी अभी विला पहुंचा था। वो अंदर चला गया। वो जानता था कि संजीत ने घर में सब कुछ बता दिया है और उसका बेटा भी बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। वो जैसे ही अंदर हॉल में आया, उसे खुद पर बहुत सारी नजरें महसूस हो रही थी। उसने सामने देखा तो उसके सभी घरवाले उसे गुस्से से घूर रहे थे, जैसे अभी कच्चा चबा जाने को तैयार है। तभी एक बाउल उड़ते हुए आया, फिर फ्रूट और चाकू सब जैसे उसकी तरफ उड़ने लगा। प्रखर ने बोल को पकड़ लिया और फ्रूट और चाकू को भी एक हाथ से पकड़ लिया और उसे नाइफ से फ्रूट काट कर खाते हुए अंदर जाने लगा। तभी एक झाड़ू उड़ते हुए उसकी तरफ आया। वो वक्त रहती है गया, वरना जरूर वह झाड़ू उसे ही लगता। प्रखर ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। इस वक्त अंकित जी और सुमित्रा जी ने ही उसके ऊपर झाड़ू और बोल चाकू फेंका था, और सुप्रिया जी ने बस उसके ऊपर फ्रूट फेंक कर मारा था ताकि उससे ज्यादा दर्द न हो, पर एक भी चीज उसे नहीं लगा था। तुम यहाँ आने की हिम्मत भी करते हो नालायक। तुमने मेरी फोटो बहू को परेशान किया, उसके साथ चीट किया और उसे रुलाया, और जब हम फोन कर रहे थे तो कॉल भी नहीं उठाया, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। दादी माँ गुस्से से बोली। अंकिता जी भी गुस्से से बोली, तुम जहाँ रहते थे मुझे तो लगा तुम वहीं चले गए होंगे उस जंगल में। मैंने तुम जैसा गधा इस दुनिया में दूसरा नहीं देखा है। प्रखर उनकी बात को इग्नोर करके जाकर उनके पास बैठ गया और बोला, आपको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। मैंने अपनी बनी को कभी चित नहीं किया, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मेरी जान बसती है। अच्छा तो फिर क्या संजीत ने जो कहा सब झूठ था? क्या कियान की जो बायोलॉजिकल मदर है वह आज तुम्हारे ऑफिस नहीं आई थी? दादाजी ने गुस्से से पूछा। वो नियति के सिवा किसी को भी अपने घर की बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनकी पोता बहू सबसे प्यारी सबसे अच्छी थी, वो इस नालायक को अपनी पोता बहू को हर्ट नहीं करने देंगे। हाँ वो आई थी, पहले वो कियान से मिलने के लिए आई थी, और आज क्यों आई थी मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर दादाजी गुस्से से अपनी छड़ी पटकते हुए बोले, वही बात मैं पूछ रहा हूँ, वह क्यों आई थी? क्या तुम्हारा अभी भी उसके साथ कनेक्शन है?
अगर ऐसा है तो मैं खुद तुम्हारा और मेरी प्यारी पोता बहू की सगाई तोड़ दूंगा। मैं उसे इस शादी में सफल नहीं करने दूंगा। उनकी बात सुनकर प्रखर ने गुस्से से मुठिया भींच लिया और बोला, आपको क्या लगता है मैं अपनी बनी को कभी छोड़ूंगा? वो सिर्फ मेरी है और हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम दोनों ने मिलकर उसे क्लियर कर लिया है। बेतुका आइडिया। कियान का गुस्सा कोई भी मेरी बनी को मुझसे नहीं छीन सकता है। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ। जो भी मेरी बनी को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा वो मेरा वो रूप देखेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चाहे वो कियान की बायोलॉजिकल मदर ही क्यों ना हो, उसे भी इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उसकी बात में नियति के लिए साफ जुनून नजर आ रहा था, जैसे वो नियति के लिए पूरी तरह से पागल हो। उसकी बात सुनकर दादी माँ आंखें छोटी करके बोली, अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने उस औरत को क्यों नहीं रोका आपने ऑफिस में आने से? ना तो वो लड़की आती और ना ही मेरी प्यारी पोता बहू को कुछ कहती और ना ही वो नाराज होकर जाती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरी तरह से तुम्हारी ही गलती है? और वो लड़की कौन है वह? और जब वो इतने सालों तक तुम्हारे और कियान की जिंदगी में नहीं थी तो अब उसे आने की क्या जरूरत है? अंकिता जी भी गुस्से से बोली, हाँ, उस घटिया लड़की को आने की क्या जरूरत थी? क्या वो सिर्फ इसलिए आई है ताकि मेरे बेटे और बहू के बीच गलतफहमी का दीवार खड़ा कर सके? या फिर उसे पैसा या फिर कुछ और चाहिए? और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को रुलाने की? आज तक मैंने अपनी बहू को कभी रोते हुए नहीं देखा है, ना ही आगे मैं कभी अपनी बहू को रोते हुए देखना चाहती हूँ। और उसने से उसे लड़की ने मेरी प्यारी बहू को इतना सब कुछ कहा और मैंने सुना है उसने ये भी कहा कि मेरी बहू तुम्हारे और उस लड़की के बीच आ गई है। अगर वो कियान की कस्टडी कैश फाइल करेगी तो तुम उसे ही चुनोगे। क्या ये सच नहीं है? कौन है वो घटिया लड़की? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी सी बहू को इतना सब कुछ सुनाने की? और जब मेरी बहू उस लड़की को सबक सिखाना चाहते थे तब भी तुमने उसे रोक दिया क्यों? क्यों रोका तुमने मेरी बहू को उस लड़की को सबक सिखाने से? और मेरी बहू की दिल को इतना दुख दिया कि वह इतनी बड़ी डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गई। वो सगाई तोड़ने के लिए भी तैयार थी, तुमने उसे जाने दिया, ऐसा क्यों है? और अब तुम कह रहे हो कि नियति बच्ची को तुमने मना लिया, तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। और तुम सोच रहे हो हम इस बात को मान लेंगे जबकि तुमने इतना बड़ा कांड किया है। मुझे अपनी बहू की नेचर के बारे में अच्छी तरह से पता है। वो आसानी से अपनी कोई भी फैसला नहीं बदलती है, तो वो तुम्हें इतनी जल्दी भला क्यों माफ कर देगी? मेरे हिसाब से तो नियति को तुम्हें अभी 2-3 महीने तक सताना चाहिए था। तुम्हें करीब नहीं आने देना चाहिए था, ना ही तुम्हारी कोई भी बात सुननी चाहिए थी। उसे तुमसे दूर रहना चाहिए था ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे लिए कौन सबसे बेस्ट है। तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए था, उससे पहले मेरी बहू कैसे मान गई? आपनी मोम की बात सुनकर प्रखर ने हैरानी से उन्हें देखा। इसका क्या मतलब है? क्या उसकी मोम चाहती थी कि उसकी बनी उसे माफ ना करे? वो भी 2-3 महीने तक उससे दूर रहती तो वो कैसे जीता? वो 2-3 घंटे भी नहीं रह पाता था अपनी बनी के बिना। 2-3 दिन तो दूर की बात, वो हर एक सेकंड अपनी बनी के बारे में सोचता रहता था। जैसे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही उसके लिए भी जिंदा रहने के लिए उसकी बनी जरूरी थी। अगर उसकी बनी 2-3 महीने तक उससे गुस्सा रहती, उससे बात नहीं करती, तो फिर वह कैसे जिंदा रहता? अच्छा हुआ उसकी बनी आज यहाँ नहीं आई, वरना उसकी मोम उसकी बनी को कुछ ऐसा ही आइडिया देता, फिर उसकी बनी उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होती और इस वक्त तक वो पागल हो चुका होता। मोम प्लीज कभी भी मेरी बनी को ऐसी बेतुकी आइडिया मत देना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं सच में अपनी बनी को बना लिया है, हमारे बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी है। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही है? प्रखर लाचारी से बोला। तभी एक बचकानी मगर सर्द आवाज आई, भले ही दादी माँ मम्मी को ऐसा आइडिया ना दे पर जरूर मम्मी को ऐसी आइडिया दूंगा कि वो आपसे गुस्सा होकर 2-3 महीने आपसे दूर रहे। सबने देखा तो ये कियान था, सीढ़ियों पर आराम से अपने पैकेट में हाथ डाले खड़ा था। उसका हाव भाव बेहद सर्द था, बिल्कुल किसी छोटे डेविल की तरह। इस वक्त वो प्रखर का छोटा वर्जन लग रहा था और गुस्से से आपने डैड को घूर रहा था। वो धीरे धीरे नीचे आया। प्रखर की आंखें छोटी हो गई थी, भले ही उसके घर वाले उसकी बनी को ऐसा आइडिया ना दे, पर उसका यह पिद्दी सा बेटा, इस पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे पता था ये लड़का सच में उसकी बनी को ऐसा आइडिया दे सकता है।
कियान ने अपने डैड की नज़र को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसके सामने आकर अपने दादाजी के पास सोफे पर पैर चढ़ाए बैठ गया और बोला, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बात से मेरी मम्मी को कभी हर्ट नहीं होना चाहिए? फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को हर्ट करने की? और वो औरत वो वापस आपके ऑफिस में क्यों आई थी? क्या आपका ऑफिस कोई धर्मशाला है? मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला कि आपका ऑफिस एक धर्मशाला है जहां कोई भी मुंह उठाकर किसी भी वक्त आ जाता है। फिर भी आज उनकी आने की वजह से मेरी मम्मी हॉट हुई और सबसे ज्यादा हर्ट उन्हें अपने किया। अगर मम्मी उस औरत को सजा देना चाहती थी तो आपने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? आपने चुपचाप वहां खड़े होकर क्यों नहीं देखा कि मम्मी कैसे उसे सजा दे रही है? अगर मम्मी उन्हें सजा देती तो उनका गुस्सा भी निकल जाता। फिर क्या वो रोती या क्या वो सगाई तोड़ने के लिए कहती? मेरी मम्मी की आंखों में एक भी बूंद आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आपको पता है ना? मैंने कहा था आपको जिस दिन मेरी मम्मी की आंखों से किसी की वजह से आंसू निकल उसे वजह को खत्म करने से पीछे नहीं हटूंगा। फिर आपने मेरी मम्मी को क्यों रुलाया और वह औरत अभी कहाँ है? मुझे खुद उसे सजा देना है। ये कहते हुए कियान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। वहीं सभी घरवाले हैरान थे। पहले जब उन्होंने कियान को देखा तो उन्हें डर था कि कियान नाराज न हो जाए, उसे बुरा न लगे कि उन्होंने उसकी बायोलॉजिकल मदर के बारे में बुरा कहा। वो उसे समझने के लिए तैयार थे पर कियान की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कियान खुद अपनी बायोलॉजिकल मदर से नफरत करता है। वरना वो उसके बारे में ऐसा क्यों कहता? और वो उसे मोम कहने की भी जहमत नहीं उठा रहा है, बल्कि वह उसे वो औरत कह कर रहा है। संजीत को तो हंसी आ रही थी। अब कियान खुद ही उसके भाई की बैंड बजाने पर तुला हुआ है। कितनी मजेदार बात है। स्वाभिमान, प्राची और बाकी सबको भी हंसी आ रही थी। कियान की बात सुनकर वो किस तरह से प्रखर को धमकी दे रहा था। ऐसा लग रहा था कियान अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसके लिए उसकी मोम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जिसके लिए सबसे ज्यादा चिंता करती है वह सिर्फ उसकी मम्मी है। बेटे, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? प्रखर ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा। तो कियान डेविल स्माइल करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं आपको धमकी ही दे रहा हूं और इस धमकी को मैं सच भी साबित कर सकता हूं। अगर आप इसी तरह से मेरी मोम को परेशान करते रहे, उन्हें रुलाते रहे, तो मुझे दादी माँ का आइडिया कोई बुरा नहीं लगता, उसे अप्लाई करना ही अच्छा होगा। और आपको ये भी पता है कि मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है। मैं अगर कहूँगा तो मम्मी आपसे गुस्सा होकर दूर भी रह सकती है। उसकी बात सुनकर प्रखर की आंखें और भी सिकुड़ गई। उसका हाव भाव पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वही बाकी सब तो इस वक्त एंजॉय कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। क्या हुआ अगर वो प्रखर को सबक नहीं सीख पाए तो उनका पोता ही काफी है उनके बेटे को सबक सिखाने के लिए। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने कहा मैंने अपनी बनी को मना लिया है? तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह क्लियर हो चुकी है। क्या अब तुम हम दोनों के बीच फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो? पिद्दी, बेहद हिम्मत है तुम्हें जो आपने बाप से खेल खेलने चले हो। प्रखर गुस्से से झुंझुलाते हुए बोला। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, ये लोग उसकी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। कियान ने भी उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। मैं पहले खुद मोम से बात करूंगा। अगर आप जो कह रहे हैं सच हुआ तो ही अच्छा है, वरना आपको मुझे उस औरत के पास ले जाना होगा मेरी मम्मी को रुलाने के लिए, इतना परेशान के लिए। उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, प्रखर बोला। तो कियान ने जल्दी से प्रखर के फोन को ले लिया। क्योंकि दिन में उसकी मम्मी ने फोन नहीं उठाया था, इसलिए गुस्से में उसने फोन तोड़ दिया था। उसे लगा उसकी मम्मी उससे भी नाराज हो गई है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल मदर वो औरत मम्मी के सामने आ गई है। अब उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करेगी, वो उससे दूर चली जाएगी। इस टेंशन में उसने गुस्से से फोन तोड़ दिया। उसने इंतजार भी नहीं किया कि उसकी मम्मी उसे फोन करें। उसे नहीं पता था कि नेतिनी अपनी फोन अलग रख दिया था और जिम में ही रही थी। और जब वो कियान के पास फोन करने लगी तो फोन स्विच ऑफ था। कियान ने नेति को कॉल लगाकर स्पीकर पर रख दिया था ताकि उसके डैड बाद में बहाना न बना सके। 2 रिंग के बाद नेति ने फोन उठा लिया और बोली, हाँ जान बोलिए, क्या आप सेफली विला पहुंच गए? जरा देखिए, हमारे बेटे का फोन नहीं लग रहा है। उसने मुझे दिन में कई बार कॉल किया था, मैंने उसे कॉल बैक किया तो स्विच ऑफ दिख रहा है।
नेति इस वक्त पेंटिंग करते हुए बात कर रही थी। उसे भी कियान की थोड़ी चिंता हो रही थी, पर वो घर था इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा था। वहीं जब कियान ने अपनी मम्मी की मुंह से डैड के लिए फिर से जान सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। पर जब उसने सुना कि उसकी मम्मी को उसके लिए कितनी चिंता हो रही है, और उसके डैड के फोन करते ही मम्मी ने उसके बारे में चिंता से पूछा, अभी अभी जो डेविल कोल्ड अवतार में फटने के लिए तैयार था, तुरंत ही उसकी होठों पर एक लंबी चौड़ी सी स्माइल आ गई, जैसे सबके सामने घमंड कर रहा एचके खास करके अपने डैड से कह रहा हो कि देखो मेरी मम्मी मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है। वही प्रखर ने मुंह सिकोड़ लिया और बोला, मेरी बनी को सबसे ज्यादा चिंता मेरी है, इसलिए उसने पहले ये पूछा कि मैं सेफली विला पहुंच गया हूं या नहीं, इसलिए ये बेकार में घमंड दिखाने बंद करो। वही घर वालों ने जब नेति की सॉफ्ट टोन सुना और उसे प्रखर की इतनी चिंता करते हुए देखा, तो वो भी समझ गए कि प्रखर ने पहले उनसे झूठ नहीं बोला था, उसने उनकी बहू को मना लिया है। वरना नियति इतने प्यार से प्रखर को जान नहीं बुलाती और ना ही ये पूछती कि वो सेफली घर पहुंच गया या नहीं। वही नियति की पेंटिंग करती हुई हाथ रुक गई, उसने ब्रश को नीचे रखा और बोली, हूँ, क्या हो रहा है जान, आप किससे बात कर रहे हैं? तभी कियान की आवाज आई, मम्मी ये मैं हूँ आपका बेटा कियान। इस वक्त कियान की आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया था, जैसे वो कभी गुस्सा था ही नहीं। भला वो अपनी मम्मी से रूड तरीके से कैसे बात कर सकता था? वही घरवाले भी हैरान थे, अभी थोड़ी देर पहले तो कियान की आवाज बेहद ठंडी थी, अपनी मम्मी से बात करते ही पूरी तरह से चेंज हो गई। प्रखर को तो पहले से ही पता था कि उसका बेटा अपनी मम्मी के सामने भोला भाला मासूम बन जाता है, इसलिए उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। नेति हंसते हुए बोली, तो मेरा बेटा क्या कर रहा है और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है बच्चा? कियान ने अपने डैड को देखा और बोला, मम्मी मेरा फोन टूट गया है, डैड ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने फोन तोड़ दिया। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे गुस्से और हैरानी से देखा। गलती थोपना। रूही नेहा की हालत वही, बाकी सब कियान की चालाकी देखकर हंसने लगे। दादी माँ और अंकिता जी ने उसे अंगूठा दिखा दिया। वो कियान की काम की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने अपने डैड पर सारी गलती थोप दिया। क्यों, क्या हुआ बच्चा, आपने डैड ने आपको किस तरह से गुस्सा दिला दिया? कियान कहना चाहता था कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल मदर ने उन्हें परेशान किया था और डैड ने ऐसा होने भी दिया था, इसलिए वो डैड से गुस्सा है। पर वो अपनी मम्मी के आगे ये सब कहकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था। उसकी मम्मी के लिए तो वो अभी भी एक छोटा सा प्यारा बच्चा है ना। यही अच्छा रहेगा अगर वो ऐसे ही अपनी मम्मी के सामने हमेशा प्यारा और मासूम बनकर रहे, वरना कहीं उसकी मम्मी उसे कम प्यार ना करने लग जाए। इसलिए वो हंसते हुए बोला, मैंने संजीत चाचू से सुना कि डैड ने आपको किसी तरह से नाराज कर दिया है, और मैंने डैड से ये भी कहा था कि वो मुझे एक बार आपसे मिलाने के लिए ले जाए, पर आज जब आपने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे पता चला कि डैड ने आपको गुस्सा दिला दिया है, जिस वजह से आप डैड से शादी नहीं करना चाहती है, तो मैं डर गया कि कहीं मेरी मम्मी मुझसे भी नाराज तो नहीं है। मुझे लगा आप मुझे भी डैड की तरह छोड़ देगी, इसलिए मैं डैड पर गुस्सा होकर अपना फोन गलती से तोड़ दिया। वही संजीत ने गहरी सांस लिया, क्या ये पिद्दी भाभी के सामने उसका नाम क्यों ले रहा है? क्या इससे वो गुस्सा नहीं हो जाएगी कि मैंने एक छोटे बेटे के सामने सच बता दिया? और वैसे भी भाई और भाभी के बीच तो इतनी जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई। भाभी अब गुस्सा नहीं है, कहीं भाई और भाभी का गुस्सा मुझ पर ही ना फूट जाए। पर नेति ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, तो उसने राहत की सांस ली, पर प्रखर अभी भी संजीत को घूर रहा था जैसे उसे खा जाना चाहता हो। उसकी गुस्से भरी नजरें बार बार संजीत के साथ। प्रखर का गुस्सा और संजीत की शामत। प्रखर की आंखों में जलता गुस्सा देखकर संजीत को अपनी जान जोखिम में लगती महसूस हुई। वह धीरे धीरे सोफे के पीछे खिसकने लगा, जैसे खुद को प्रखर की नजरों से ओझल करना चाहता हो। प्रखर ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, तो संजीत, तुम आजकल बच्चों को घर की बातें कुछ ज्यादा ही विस्तार से बताने लगे हो, और वो भी मिर्च मसाला लगाकर। संजीत ने हड़बड़ाते हुए अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, भाई, मेरी बात तो सुनिए, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कियान को समझा रहा था कि आप और नेति भाभी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कियान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मम्मी की गोद में और सटकर बैठ गया और मासूमियत से बोला, मम्मी,
चाचू ने तो ये भी कहा था कि डैड इतने डरे हुए हैं कि शायद वो अकेले कमरे में रो रहे होंगे। नेति का प्यार भरा जवाब। यह सुनते ही पूरे कमरे में ठहाका गूंज उठा। अंकिता जी और दादी माँ तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थीं। नेति ने मुस्कुराते हुए कियान के गाल चूमे और फिर प्रखर की ओर देखा, जिसकी नाक गुस्से से लाल हो रही थी। नेति ने प्यार भरे लहजे में कहा, प्रखर, अब छोड़िए भी। बच्चा है, और संजीत तो वैसे भी अपनी बातों के लिए मशहूर है। कम से कम कियान के बहाने मुझे ये तो पता चला कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और उसे मुझे खोने का कितना डर है। उसने कियान की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मम्मी आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। और जहां तक आपके डैड की बात है, उन्हें सजा देना तो मेरा हक है ना? उसने शरारत से आंख मारी। एक नया समझौता। कियान अब पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने प्रखर की तरफ देखकर एक विजयी मुस्कान, विक्ट्री स्माइल, पास की। प्रखर समझ गया कि इस बार वह अपने बेटे से हार चुका है। प्रखर ने एक गहरी सांस ली और हार मानते हुए बोला, ठीक है, आज सब कियान की टीम में है। लेकिन संजीत, अगली बार अगर तुमने मेरी जासूसी की या बच्चों के कान भरे, तो नया फोन कियान को तुम ही दिलाओगे। संजीत ने राहत की सांस ली और मजाक में कहा, भाई, नया फोन तो क्या, मैं तो कियान को पूरी मोबाइल की दुकान दिला दूं। बस आप अपनी ये जल्लाद वाली नजरें हटा लीजिए। प्रखर की नजरों से बचने के लिए संजीत ने अपनी प्लेट में ऐसे मुंह छिपाया जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना वही रखा हो। लेकिन प्रखर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर कियान ने सारा ठीकरा उसके सिर जो फोड़ दिया था। प्रखर का पलटवार। प्रखर ने अपनी कुर्सी आगे खिसकाई और कियान की आंखों में आंखें डालकर देखा। वह जानता था कि उसका बेटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। प्रखर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फोन गलती से टूटा और सारी गलती मेरी है। कियान ने बड़ी मासूमियत से अपनी पलकें झपकाईं और गर्दन हिला दी। प्रखर ने नेति की ओर देखकर कहा, नेति, तुम इसे जितना मासूम समझ रही हो, ये उससे कहीं ज्यादा शातिर है। इसने फोन तोड़ा ताकि इसे नया गेमिंग फोन मिल सके और नाम मेरा लगा दिया ताकि तुम मुझे डांटो। नेति का हस्तक्षेप। नेति ने बीच बचाव करते हुए कहा, बस कीजिए प्रखर, बच्चे को डराना बंद कीजिए। उसने डर के मारे ऐसा किया, और वैसे भी संजीत ने जो उसे बताया वो पूरी तरह झूठ तो नहीं था ना? आप परेशान तो थे ही। प्रखर निरुत्तर हो गया। नेति के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। दादी माँ ने चुटकी लेते हुए कहा, देखा प्रखर, अब तुझे टक्कर देने वाला आ गया है। कियान ने बिल्कुल सही किया, आखिर बेटा किसका है? संजीत की शामत। जैसे ही खाना खत्म हुआ, संजीत ने चुपके से वहां से खिसकने की कोशिश की। वह अभी सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि पीछे से प्रखर की भारी आवाज आई, संजीत, रुक जाओ। संजीत वहीं जम गया। उसने मुड़कर देखा, प्रखर अकेले खड़ा था। भाई, मैं तो बस भाभी की साइड ले रहा था, संजीत ने हकलाते हुए कहा। प्रखर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दबाते हुए बोला, अगली बार अगर तुमने घर की टूटी फूटी खबरें रिपोर्टर बनकर कियान को दी, तो मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा और गलती तुम्हारी ही बताऊंगा। समझ गए? संजीत ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, जी भाई, बिल्कुल समझ गया। अब से मैं गूंगा भरा बन जाऊंगा। रात का सन्नाटा और एक अनकहा डर। देर रात, जब कियान सो गया, नेति और प्रखर बालकनी में खड़े थे। माहौल शांत था, लेकिन प्रखर के मन में कुछ चल रहा था। उसने धीरे से कहा, नेति, कियान आज बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि तुम उसे छोड़ दोगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे उसकी असली माँ, बायोलॉजिकल मदर, के बारे में सब सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि उसे कहीं और से कुछ गलत पता चले? नेति ने प्रखर का हाथ थामा और कहा, प्रखर, वो अभी बहुत छोटा है। आज उसने जो किया, वो सिर्फ आपका साथ पाने के लिए और मेरा प्यार खोने के डर से किया। सच उसे जरूर बताएंगे, पर सही वक्त आने पर। अभी उसे बस ये महसूस होने दो कि उसके पास एक पूरा और खुशहाल परिवार है। प्रखर ने नेति को अपने करीब खींच लिया। उसे एहसास हुआ कि भले ही कियान ने चालाकी की थी, लेकिन उस चालाकी के पीछे नेति के लिए उसका बेपनाह प्यार ही था। अगली सुबह घर का माहौल शांत था, लेकिन यह उस तूफान से पहले की शांति थी जो जल्द ही आने वाला था।
एक अनचाही दस्तक। प्रखर और नेति हॉल में बैठकर अपनी शादी की तैयारियों और कियान के नए स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी घर की डोरबेल बजी। संजीत ने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने खड़े इंसान को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने रूही खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान थी जिसने सालों पहले प्रखर की जिंदगी में जहर घोला था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजीत की आवाज में नफरत साफ थी। रूही ने उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे अंदर कदम रखा और ऊंची आवाज में कहा, आखिर मैं अपने बेटे और उसके डैड से मिलने के लिए कब से परमिशन लेने लगी? आमना सामना। रूही की आवाज सुनते ही प्रखर के हाथ की मुट्ठियां भिंच गईं। नेति ने प्रखर का तनाव महसूस किया और उसका हाथ थाम लिया। प्रखर उठकर खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, रूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मैंने साफ कहा था कि तुम्हारा इस परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है। रूही ने मखमल में लपेटकर वार किया, प्रखर, गुस्सा छोड़ो। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस ये देखने आई हूँ कि मेरी जगह कौन लेने की कोशिश कर रहा है। उसने तिरछी नजरों से नेति को ऊपर से नीचे तक देखा। नेति शांत रही। उसने हार नहीं मानी, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर कहा, नमस्ते, मैं नेति हूँ। और जहाँ तक जगह की बात है, तो मैं किसी की जगह ले नहीं रही, बल्कि अपनी जगह खुद बना चुकी हूँ। कियान की मम्मी के रूप में भी और प्रखर की मंगेतर के रूप में भी। कियान की प्रतिक्रिया। तभी कियान अपनी बॉल लेकर ऊपर से नीचे आ रहा था। रूही को देखते ही वह सीढ़ियों पर ही रुक गया। उसे याद आया कि इसी औरत की वजह से उसके डैड परेशान थे। रूही ने कियान को देखा और अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, कियान बच्चा, देखो तुम्हारी असली मम्मा। तुम उस अजनबी औरत के पास क्यों खड़े हो? इधर आओ मेरे पास। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अंकिता जी और दादी माँ की आंखों में डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्हें डर था कि कहीं कियान इस भावनात्मक जाल में न फंस जाए। लेकिन कियान ने जो किया, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वह धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन रूही के पास जाने के बजाय वह सीधा नेति के पीछे जाकर छिप गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मासूमियत, जो अब उसकी ढाल थी, के साथ कहा, डैड, ये आंटी कौन है? और ये मुझे अपनी मम्मी क्यों कह रही है? मेरी मम्मी तो ये है। उसने नेति की तरफ इशारा किया। रूही का अपमान। रूही का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने चिल्लाकर कहा, कियान, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ हूँ। इसने, नेति ने, तुम्हें पट्टी पढ़ाई है न? प्रखर ने बीच में आते हुए रूही का रास्ता रोका। बस रूही, कियान ने अपना जवाब दे दिया है। उसने तुम्हें आंटी कहा है और यही तुम्हारी सच्चाई है। अब इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं, यहाँ से निकल जाओ। रूही ने जाते जाते नेति की ओर देखकर चेतावनी दी, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अपना हक लेकर रहूंगी। अगला मोड़। रूही के जाने के बाद कियान ने नेति को गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी। उसने धीरे से प्रखर की तरफ देखा और पलक झपकाई, जैसे कह रहा हो, देखा डैड, मैंने आपको बचा लिया। प्रखर समझ गया कि कियान अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वह अपने परिवार की रक्षा करना सीख गया है। लेकिन क्या रूही कानूनी रास्ता अपनाएगी? रूही के जाने के बाद घर में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। प्रखर अभी भी गुस्से में कांप रहा था, लेकिन कियान ने जिस तरह से नेति का हाथ थाम रखा था, उसने प्रखर को बिखरने से बचा लिया। कियान का मास्टर स्ट्रोक। जैसे ही रूही की कार की आवाज दूर हुई, कियान ने नेति का हाथ छोड़ा और सोफे पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने बड़े आराम से सेब का एक टुकड़ा उठाया और बोला, डैड, वो आंटी बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अगली बार आए तो उन्हें घर के अंदर मत आने देना, मेरे कान में दर्द होने लगता है। संजीत ने अपना सिर पीट लिया। भाई, ये बच्चा नहीं है, ये तो हम सबका बाप निकला। इसने रूही के मदरहुड कार्ड को 1 सेकंड में कचरे के डिब्बे में डाल दिया। प्रखर कियान के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, कियान, तुम जानते हो कि वो क्या कह रही थी? क्या तुम सच में नहीं जानते कि वो? कियान ने प्रखर की बात बीच में ही काट दी। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से प्रखर को देखा और बड़े ही परिपक्व लहजे में कहा, डैड, जो मम्मी को रुलाए और आपको परेशान करे, वो मेरी मम्मी कैसे हो सकती है? मेरी मम्मी तो वो है
जो मुझे कहानी सुनाती है और मेरे टूटे हुए फोन पर भी मुझे आपसे बचाती है। नेति की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर कियान को गले लगा लिया। प्रखर की चिंता और नेति का संकल्प। बाद में रात को प्रखर कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। प्रखर, शांत हो जाइए। नेति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसे शांत हो जाऊं नेति? रूही इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वह लालची है। उसे कियान से कोई प्यार नहीं है। उसे बस उस ट्रस्ट फंड और प्रॉपर्टी से मतलब है जो कियान के नाम है। वह कानूनी रास्ता अपनाएगी, प्रखर ने फिक्र जताते हुए कहा। नेति ने मजबूती से कहा, उसे जो करना है करने दीजिए। अगर वो कानून लाएगी तो हम सच्चाई लाएंगे। वो कियान की बायोलॉजिकल मदर हो सकती है, लेकिन उसने सालों पहले उसे छोड़ दिया था। अदालत भी बच्चे की खुशी देखती है और कियान की खुशी हम सबके साथ है। षड्यंत्र की शुरुआत। वही दूसरी ओर रूही अपनी कार में बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई ममता नहीं, बल्कि नफरत थी। हाँ, प्लान फेल हो गया। वो बच्चा बहुत चालाक है। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। अगर सीधे तरीके से नहीं, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सामने वाले ने कुछ कहा तो रूही मुस्कुराई। शादी? कैसी शादी? मैं प्रखर और उस नेति की शादी होने ही नहीं दूंगी। अगर दुल्हन ही गायब हो जाए तो शादी किससे करेगा वो? रूही ने नेति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। उसे लगा कि अगर नेति नहीं रहेगी तो कियान अकेला पड़ जाएगा और फिर वह अपनी ममता का नाटक करके वापस घर में घुस पाएगी। अगला मोड़, खतरा। अगले दिन सुबह नेति कियान के लिए कुछ सामान लेने बाजार निकली। प्रखर ने साथ चलने को कहा था, लेकिन नेति ने उसे ऑफिस की मीटिंग के लिए भेज दिया। बाजार की भीड़ में नेति को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली वैन उसके ठीक पीछे चल रही थी। नेति बाजार की गलियों में तेज चलने लगी। उसके मन में घबराहट तो थी, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और प्रखर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक भारी हाथ ने पीछे से उसका मुंह दबोच लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वैन के अंदर से निकले दो आदमियों ने उसे अंदर खींच लिया और गाड़ी तेजी से वहां से ओझल हो गई। कियान की सिक्स्थ सेंस। घर पर कियान अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रहा था, तभी अचानक उसका पेन टूट गया। उसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। मम्मी को गए हुए 2 घंटे हो गए थे और वे फोन भी नहीं उठा रही थीं। उसने तुरंत प्रखर को फोन लगाया। डैड, मम्मी घर नहीं आई है। प्रखर ने मीटिंग के बीच से ही जवाब दिया, बेटा, वो बाजार गई है, शायद जाम में फंस गई होगी। कियान की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। नहीं डैड, मम्मी का फोन बज रहा है, पर वो उठा नहीं रही है। और संजीत चाचू ने कहा था कि वो आंटी, रूही, बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है उन्होंने ही मम्मी के साथ कुछ किया है। प्रखर का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत नेति का फोन ट्रैक किया। लोकेशन शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम की दिखा रही थी। गोदाम का दृश्य। नेति की आंखें खुली तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा पाया। सामने रूही खड़ी थी, हाथ में वाइन का गिलास लिए। देख लिया नेति, मैंने कहा था ना कि अपनी जगह वापस लेकर रहूंगी। प्रखर को सिर्फ मैं संभाल सकती हूँ, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की नहीं, रूही ने अहंकार से कहा। नेति ने निडर होकर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो रूही। तुमने कियान को छोड़ा और आज उसी बेटे ने तुम्हें ठुकरा दिया। तुम मुझे मार भी दोगी, तब भी कियान तुम्हें कभी मम्मी नहीं कहेगा। रूही गुस्से से पागल हो गई और उसने नेति पर हाथ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी धड़ाक, गोदाम का दरवाजा टूटकर गिर गया। कियान का धमाका। सबको लगा प्रखर होगा, लेकिन सबसे आगे कियान खड़ा था, उसके पीछे प्रखर और पुलिस थी। कियान ने चिल्लाकर कहा, गंदी आंटी, मेरी मम्मी को छोड़ो। असल में कियान ने प्रखर को नेति के बैग में लगे उस स्मार्ट ट्रैकर के बारे में याद दिलाया था जो उसने खेल खेल में नेति के पर्स में डाल दिया था। रूही ने घबराकर नेति के गले पर चाकू रख दिया। पीछे हट जाओ सब, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी। पुलिस और प्रखर रुक गए, लेकिन कियान ने एक बार फिर अपना मासूम कार्ड खेला।
वह रोने लगा और रूही की तरफ दौड़ पड़ा। मम्मा, मत मारो, मैं आपके साथ चलूंगा, बस मेरी नई मम्मी को छोड़ दो। रूही एक पल के लिए भावुक या लालची हो गई। उसे लगा कियान सच में मान गया है। जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, कियान ने अपनी जेब से वह इलेक्ट्रिक शॉक वाला खिलौना जो संजीत ने उसे दिलाया था, रूही के हाथ पर मार दिया। आह! रूही चिल्लाई और चाकू गिर गया। अगले ही पल प्रखर ने रूही को धक्का दिया और नेति को अपनी बाहों में भर लिया। पुलिस ने रूही को पकड़ लिया। अंत या नई शुरुआत। प्रखर ने कियान को गोद में उठा लिया। तुमने आज फिर सबको बचा लिया चैंपियन। कियान ने प्रखर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, डैड, अब तो मुझे पक्का नया वाला गेमिंग फोन दिलाना पड़ेगा ना। आखिर मैंने आपकी होने वाली बीवी को बचाया है। प्रखर और नेति एक साथ हंस पड़े। नेति ने कियान का माथा चूमा और तय किया कि अब इस बच्चे की मासूमियत और चालाकी के बीच का संतुलन ही उनके घर की असली रौनक है। रूही को पुलिस ले जा चुकी थी और घर में अब खुशियों की वापसी की तैयारी शुरू हो गई थी। प्रखर और नेति की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरा घर फूलों और रोशनियों से सजा हुआ था, लेकिन असली रौनक तो वहां थी जहां कियान और संजीत की जोड़ी बैठी थी। शादी का मंडप और कियान की ड्यूटी। कियान ने आज छोटा सा शेरवानी पहना था और वह बिल्कुल प्रखर की परछाई लग रहा था। उसने अपने गले में एक वॉकी टॉकी लटका रखा था। संजीत ने फुसफुसाते हुए पूछा, कियान, ये वॉकी टॉकी क्यों? हम शादी में है, किसी मिशन पर नहीं। कियान ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, चाचू, डैड बहुत नर्वस है। अगर वो मंडप से भागने की कोशिश करे या मम्मी को देखकर बेहोश हो जाए, तो मुझे बैकअप की जरूरत पड़ेगी। आप गेट पर नजर रखिए। संजीत अपनी हंसी दबाते हुए बोला, बेटा, तेरे डैड भागेंगे नहीं, वो तो पिछले 3 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। नेति की एंट्री और प्रखर का हाल। जैसे ही नेति ने लाल जोड़े में सीढ़ियों से उतरना शुरू किया, प्रखर की नजरें उस पर टिक गईं। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि प्रखर सच में सब कुछ भूल गया। कियान ने तुरंत वॉकी टॉकी पर बोला, ब्रेकिंग न्यूज, डैड का मुंह खुला का खुला रह गया है। संजीत चाचू, ऑपरेशन नजर उतारो शुरू करो। संजीत ने पीछे से आकर प्रखर को कोहनी